नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोवोर। आज के वीडियो में हम एक अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो दिल्ली शहर को प्रभावित कर रहा है, बाढ़ यानी फ्लड। पिछले 5 दिनों से आप न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पे ऐसी तस्वीरें तो देख ही रहे होंगे जो कि हमारे प्यारे भारत की राजधानी दिल्ली की हैं। दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसा है और वैसे तो दिल्ली में हर साल ही बारिश के मौसम में जल भराव यानी वाटर लॉगिंग की स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन इस साल यमुना नदी अपना 45 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़कर अभी तक के अपने हाईएस्ट लेवल पे फ्लो कर रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बाढ़ जैसे हालात बने क्यों? इस वीडियो में हम दिल्ली में आई इस बाढ़ के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिल्ली की बाढ़ के पीछे के कारणों पर जाने से पहले चलिए कुछ ऐतिहासिक आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं। दिल्ली ने पहले भी कई बार बाढ़ का सामना किया है, जैसे 1924, 1947, 1976, 1978, 1988, 1995, 2010 एंड 2013 में। इनमें से 1978 की बाढ़ विशेष रूप से गंभीर थी, जिससे शहर का आधा हिस्सा प्रभावित हुआ था। उस समय यमुना नदी 207.49 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गई थी, यानी खतरे के निशान से करीब 2.66 मीटर ऊपर। पर यह रिकॉर्ड जुलाई 12, 2023 को टूट गया, जब यमुना नदी का जल स्तर बढ़कर 208.08 मीटर्स हो गया। ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स में इस बाढ़ का मेन कारण दो ही बताए गए हैं। पहला, यमुना के ऊपरी हिस्से में भारी बारिश, और दूसरा हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाना। तो चलिए इन कारणों को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहला कारण है यमुना के ऊपरी क्षेत्र में भारी बारिश। यह सही है कि इस साल जुलाई महीने में नॉर्थ इंडिया में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे बहुत सारे नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा अफेक्टेड हुए हैं। नॉर्थ इंडिया में हुई भारी बारिश का कारण बताया जा रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साउथ वेस्ट मानसून के इंटरैक्शन को। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक ऐसा लो प्रेशर सिस्टम है जो कि मेडिटेरियन रीजन में ओरिजिनेट होता है और ईस्ट की तरफ ट्रैवल करके इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट को अफेक्ट करता है। क्योंकि मेडिटेरियन रीजन इंडिया के वेस्ट साइड पर पड़ता है, इसलिए इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। पर यह सामान्य तौर पर विंटर रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और समर्स के आते आते ये इंडिया से हट जाता है। पर इस साल ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में एक्टिव है। और साउथ वेस्ट मानसून वो विंड सिस्टम है जो इंडिया में मानसून लेके आता है, पर इस साल नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साउथ वेस्ट मानसून के इंटरेक्शन के कारण हमें वहाँ हैवी रेनफॉल देखने को मिला। अब आते हैं दूसरे कारण की तरफ जो कि है हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाना। हथनीकुंड बैराज दिल्ली से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1996 में शुरू हुआ, हालांकि इसने 2002 के बाद ही पूरी तरह से काम करना शुरू किया। हथनीकुंड बैराज का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों से आने वाले पानी को नियंत्रित करना है। पर इसे समझने के लिए हम एक डैम और बैराज में अंतर समझते हैं। एक डैम को एक रिजर्वॉयर में पानी की स्टोरेज के लिए बनाया जाता है, जिससे पानी का स्तर बेहद बढ़ जाता है। बल्कि एक बैराज को मेनली पानी के फ्लो को डाइवर्ट करने के लिए बनाया जाता है। इसमें कोई स्टोरेज की जगह नहीं होती और इससे सिर्फ पानी सिर्फ कुछ ही फुट बढ़ता है। दिलचस्प बात यह है कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी को बाढ़ का एक मुख्य कारण बताया गया है। हालांकि यह सच है कि बैराज से पानी छोड़ने के साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के बीच इंटरैक्शन बाढ़ में योगदान करते हैं, लेकिन यह दिल्ली में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के लिए जिम्मेदार एकमात्र कारण नहीं है। क्योंकि सेंट्रल वेट वाटर कमीशन के डेटा के अनुसार इस साल हथनीकुंड बैराज से सबसे अधिक 3.95 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया है। डेटा से पता चलता है कि 2019 और 2013 में हथनीकुंड बैराज से 8 लाख क्यूसेक्स से भी अधिक पानी छोड़ा गया था, लेकिन तब बाढ़ की स्थिति इतनी खराब नहीं थी जितनी अब। तो आखिर दिल्ली में बाढ़ के और क्या कारण हैं? तो आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला है अर्बनाइजेशन एंड एनक्रोचमेंट। दिल्ली अरावली पर्वत श्रृंखला की तलहटी की एक कप के आकार की घाटी में स्थित है।
लहरदार तलहटी से निकलने वाली नदियां और सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज दिल्ली के मैदानी इलाकों से होकर बहती हैं और यमुना नदी में जाकर गिरती हैं। ये सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज मानसून के दौरान अरावली से ताज़ा पानी लाने के अलावा तूफानी जल नालों यानी कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की भूमिका निभाती थी, जिससे भारी बारिश के कुछ ही घंटों में दिल्ली तेजी से सूख जाती थी। हालांकि दिल्ली के इंडिपेंडेंट इंडिया की कैपिटल बनने के बाद ये सब बदल गया। इंडिपेंडेंस के शुरुआती वर्षों के दौरान पार्टीशन इंडिया से रेफ्यूजीज दिल्ली की ओर आ रहे थे और इस कैपिटल सिटी को डेवलप करने के लिए भी एक बड़ी वर्क फोर्स की ज़रूरत थी। इन सारे लोगों को अकोमोडेट करने के लिए दिल्ली का डेवलपमेंट बहुत ही बेतरतीबी यानी कि हैफाजार्ड वे में होने लगा। अनौपचारिक बस्तियां और पुरानी दिल्ली की चार दीवारी वाली शहर में कोई सीवेज सिस्टम नहीं होने के कारण सीवेज और सेप्टेज को सीधे इन्हीं स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स में बहा दिया जाता था। समय के साथ पहाड़ों से ताज़ा पानी या मानसून की बारिश के बाद बारिश का पानी लाने के बजाय दिल्ली से होकर बहने वाली यमुना की खूबसूरत सहायक नदियाँ गंदे नालों में तब्दील हो गईं, जिससे न केवल ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स दूषित हो गए बल्कि यमुना नदी भी प्रदूषित हो गई, जिनमें ये सहायक नदियाँ जाकर गिरती थीं। दूसरा कारण है ओवर कॉन्क्रीटाइजेशन। समय बीतने और भूमि पर बढ़ते एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर के कारण पब्लिक अथॉरिटीज़ ने डिक्लेयर किया कि उन्हें पार्किंग और बाज़ारों के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता है, जिसके कारण उन्होंने कंक्रीट स्ट्रक्चर से इन स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जो कि एक्सेस पानी को शहर से बाहर ले जाते थे उन्हें ढक दिया। दिल्ली में रैपिड कॉन्क्रीटाइजेशन को संभवतः हम मूसलाधार बारिश के दौरान जलमग्न होने का सबसे मेन कारण मान सकते हैं, क्योंकि जब कंक्रीट स्ट्रक्चर्स नहीं थे तो पानी मिट्टी में रिसता था, लेकिन कंक्रीट या टार्मेक सतहों के साथ यह बेसमेंट आंतरिक सड़कों और गड्ढों सहित दिल्ली के निचली इलाकों यानी कि लो लाइंग एरियाज में भर जाता है। इसके साथ साथ दिल्ली के में बाढ़ का तीसरा कारण है दिल्ली की अर्बन प्लानिंग। दिल्ली की अर्बन प्लानिंग पूरी तरह नेचर के सिस्टम के अगेंस्ट है। टाउन प्लानिंग या तो रेडियल पैटर्न या ब्लॉक पैटर्न में किया गया है। हालांकि पानी ना तो रेडियल ना ही ब्लॉक पैटर्न का अनुसरण करता है, बल्कि पानी पृथ्वी की रूपरेखा यानी कॉन्टूर्स के साथ बहता है। यही कारण है कि दिल्ली बारिश में वाटर लॉगिंग की समस्या झेलती है। चौथा कारण है इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन द यमुना रिवर। दिल्ली में अर्बनाइजेशन के अलावा यमुना नदी की फ्लड प्लेन पर बढ़ते अतिक्रमण यानी एनक्रोचमेंट ने बाढ़ की स्थिति को और खराब कर दिया है। वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तक यमुना रिवर के दिल्ली में 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में 25 ब्रिजेस यानी पुल हैं, यानी लगभग हर 800 मीटर पे एक पुल, जो बाढ़ के पानी के सुचारू मार्ग को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं और नदी की हाइड्रोलॉजी को इफेक्ट करते हैं। आमतौर पर नदियों में फ्लड प्लेन्स होते हैं जो कि 5 से 10 किलोमीटर चौड़े होते हैं और बाढ़ के एक्सेस पानी को अकोमोडेट करने और ह्यूमन सेटलमेंट्स में बाढ़ को रोकने के लिए पर्याप्त होते हैं। दुर्भाग्य से यमुना के पश्चिमी हिस्से यानी कि वेस्टर्न साइड, विशेष रूप से ITO एरिया पर, जो कि इस समय बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, वहाँ पर ये फ्लड प्लेन नहीं है। इन्हें डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए अतिक्रमण से भर दिया गया और कैचमेंट वेटलैंड्स जो कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए उपयोगी थे, वह गायब हो गई। इसके अलावा यह फ्लड प्लेन सॉलिड वेस्ट के विशाल ढेर से दबा हुआ है, जिससे कि पानी का फ्लो और भी बाधित हो रहा है। इन अतिक्रमणों को अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड किए जाने के बावजूद इस मुद्दे के समाधान के लिए बहुत कम काम किया गया है। इस फ्लड प्लेन पर फ्लाईओवर, बस स्टॉप और गार्बेज डंप्स बना दिए गए हैं, जिससे नदी की चौड़ाई कम हो गई है और बाढ़ की समस्या और भी बढ़ गई है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में फ्लडिंग के मेन कारणों के बारे में। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।